राजनीतिक निकटता उद्यमियों को पहले आकाश की ऊंचाइयों पर बैठाती है और फिर वहीं से बिना किसी सुरक्षा कवच के धरातल पर पटक देती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज का यह प्रकरण किसी की प्रशंसा में कसीदे गढ़ने के लिए नहीं है, ना ही यह किसी कॉर्पोरेट टर्नओवर की गणना प्रस्तुत करने के लिए है। आज हमारे प्रधान संपादक दीपक मैनी की शोध और लेखनी के माध्यम से मैं उस कटु सत्य को आपके सामने रख रही हूं, जिसे देखकर प्रत्येक नवोदित उद्यमी यह सीख सकता है कि सत्ता का मोह जब दृष्टि पर हावी होता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। अनिल अंबानी की रिलायंस एटीए को देखिए, जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन को संकट से उभारा था, आज वही अनिल अंबानी व्यवसायिक जगत में एकाकी पड़ चुके हैं। राजनीतिक बिचौलियों ने जब दो भाइयों के मध्य वैमनस्य का बीज बोया तो उसका लाभ किसी अन्य ने उठाया और दुष्परिणाम पूरे साम्राज्य ने भोगा। किंतु आज हम बात करेंगे उस विशाल भस्मासुर की, जिसने राजनीति और व्यापार के नापाक गठजोड़ की अग्नि में लाखों साधारण परिवारों की गाढ़ी कमाई की आहुति दे दी। हम बात कर रहे हैं सुब्रत रॉय की, सहारा श्री की। एक स्कूटर, एक पुरानी काष्ठ की मेज, एक कुर्सी और जेब में मात्र 3000 रुपए। यहाँ से प्रारंभ हुआ था एक व्यक्ति का सफर और उसका अंत कहाँ हुआ? तिहाड़ कारावास की धूल धूसरित कोठरी में। आखिर कैसे निर्मित होता है 1 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य और कैसे सत्ता के दलाल उसे राख के ढेर में परिवर्तित कर देते हैं? आज हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी जी के संकलन से इनकी एक एक परत उद्घाटित करेगी हमारी यह रिपोर्ट। गाथा प्रारंभ होती है 1970 के दशक में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। एक नवयुवक सुब्रत रॉय अपने सहयोगियों के साथ पीआरएस नामक एक बचत कोष यानी चिट फंड संस्था से जुड़ता है। स्कूटर पर भ्रमण करके निर्धन लोगों से लघु बचत एकत्रित करना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। 1978 में सुब्रत रॉय ने सहारा फाइनेंस की नींव रखी। संस्था के पास क्या था? एक स्कूटर, एक पुरानी काष्ठ की मेज, 2 कुर्सियां और कुल 3000 रुपए की मूल पूंजी। किंतु सुब्रत रॉय के पास एक ऐसी अंतर्दृष्टि थी जो उस युग के वृहद बैंकों के पास भी नहीं थी। साधारण भारतीय समाज की मानसिकता की पहचान, व्यवसायिक कार्यप्रणाली, अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां। सुब्रत रॉय ने अवलोकन किया कि देश की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण कृषकों, विक्रेताओं, रिक्शा चालकों और लघु दुकानदारों को ना तो ऋण प्रदान करती है, ना ही उनकी अल्प बचत स्वीकार करती है। सहारा ने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों यानी फील्ड एजेंट्स का एक विशाल तंत्र स्थापित किया। प्रतिनिधि प्रतिदिन ग्राम ग्राम, गली गली जाते, दुकानदारों से 5 रुपए, 10 रुपए दैनिक रूप से एकत्रित करते। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता कि यह धन उनकी पुत्री के विवाह, संतानों की शिक्षा अथवा वृद्धावस्था का अवलंब बनेगा। 1980 के दशक के अंत तक सहारा इंडिया परिवार देश का सबसे बड़ा असंगठित धन संग्राहक बन गया। भारतीय डाक विभाग के पश्चात यदि देश में किसी के पास सबसे विस्तृत तंत्र था तो वह सहारा था। सहारा ने बैंक की स्थापना नहीं की, सहारा ने विश्वास बेचा। किंतु जब उस विश्वास के पीछे लोभ और राजनीति का विष घुल जाए तो वही विश्वास साधारण जनता के लिए विनाश का कारण बन जाता है। अब आती है इस कथा की सर्वाधिक विषैली परत, राजनीति और व्यापार का गठजोड़। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। सत्ता के गलियारों में एक नवीन सूत्रधार का पदार्पण हुआ, अमर सिंह। अमर सिंह ने पहचाना कि सुब्रत रॉय के पास वह सामर्थ्य है जो किसी राजनेता के पास नहीं है, अघोषित अपार धन और जनसंपर्क। और सुब्रत रॉय ने देखा कि अमर सिंह के पास वह शक्ति है जिसकी सहारा को आवश्यकता थी, शासकीय संरक्षण और राजनीतिक छत्रछाया। जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तो अमर सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उस परिषद के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य कौन थे? सुब्रत राय। भू आवंटन, सहारा को लखनऊ, नोएडा,
कानपुर और पूर्वांचल में अत्यंत अल्प मूल्य पर विशाल भूमि आवंटित की गई। प्रशासनिक संरक्षण, सहारा के बचत कोष और गैर बैंकिंग कार्यों पर जब भी रिजर्व बैंक अथवा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रश्न उठाता, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक प्रभाव उनके लिए ढाल बन जाता। आकर्षण एवं शक्ति, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और सुब्रत रॉय, यह त्रि उत्तर प्रदेश की राजनीति और व्यवसायिक जगत पर शासन करने लगी। सुब्रत रॉय को यह भ्रम हो गया कि जब तक सत्ता और राजनीतिक दलाल उनके साथ हैं, देश का कोई नियम कानून उनका अहित नहीं कर सकता। यहीं से प्रारंभ हुआ उनका सर्वाधिक विनाशकारी दोष, अहंकार। सुब्रत रॉय अब केवल सुब्रत नहीं रहे थे, वे बन चुके थे सहारा श्री। उन्होंने पुणे के समीप लोनावला की पहाड़ियों में अपनी स्वप्न नगरी का निर्माण किया। एमबी वैली सिटी। क्या थी एमबी वैली सिटी? 10,000 एकड़ में विस्तृत एक ऐसी रहस्यमय नगरी जहां साधारण नागरिक का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। निजी हवाई पट्टी, कृत्रिम जलाशय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ मैदान और अत्यंत वैभवशाली आवास, जहां प्रवेश हेतु देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को भी सहारा श्री की अनुमति लेनी पड़ती थी। विरोधाभास का अवलोकन कीजिए। धन किसका था? पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन निर्धन श्रमिकों का जिन्होंने 10-10 रुपए बचाकर जमा किए थे। और विलास कहां हो रहा था? एमबी वैली के निजी प्रांगणों में, जहां अभिनेताओं की गोष्ठियां और राजनीतिक सौदेबाजियां होती थीं। मार्च 2004 में लखनऊ स्थित सहारा शहर में सुब्रत रॉय के दोनों पुत्रों सुशांतो और सीमांतो का ऐतिहासिक द्वैत विवाह समारोह संपन्न हुआ था, जो अपने अभूतपूर्व वैभव के लिए चर्चा में रहा। इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम और बॉलीवुड कलाकारों सहित 10,000 से अधिक अति विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। मेहमानों की खातिरदारी के लिए विश्व भर से मंगवाए गए 110 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे गए। इसके अलावा अतिथियों के परिवहन के लिए 5 दिवसों तक निरंतर 27 निजी विमान सेवा में तैनात रहे और शीर्षस्थ कलाकारों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। जब किसी व्यवसायी का ध्यान अपने लेखा जोखा यानी बैलेंस शीट से हटकर केवल आडंबर और राजनीतिक वैभव पर केंद्रित हो जाता है, तब साम्राज्य की नींव जर्जर होने लगती है। किंतु परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती। 2007-2008 के पश्चात राजनीतिक समीकरण परिवर्तित होने लगे। उत्तर प्रदेश में शासन बदला और केंद्रीय नियामक संस्थाओं ने अपनी जांच तीव्र कर दी। सहारा के विनाश का सूत्रपात कहां से हुआ? एक सार्वजनिक निष्क्रमण यानी आईपीओ के आवेदन से। घातक त्रुटि, सहारा प्राइम सिटी आईपीओ। 2009 में सहारा समूह की एक संस्था सहारा प्राइम सिटी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के समक्ष आईपीओ हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए। जब सेबी ने दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया तो उन्हें 2 संदिग्ध संस्थाओं का पता चला। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों संस्थाओं ने ओएफसीडी यानी वैकल्पिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण से 24,000 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। और सेबी की नियमावली क्या है? यदि कोई संस्था 49 से अधिक व्यक्तियों से धन एकत्र करती है तो वह सार्वजनिक निर्गम यानी पब्लिक इशू माना जाएगा। सार्वजनिक निर्गम सेबी के पास पंजीकरण एवं कड़े नियमों की पारदर्शिता अनिवार्य है। अब सहारा का उल्लंघन। सहारा ने सेबी की स्वीकृति के बिना 3 करोड़ निवेशकों से धन एकत्रित किया। दावा किया कि यह सहयोगियों एवं कर्मचारियों के मध्य निजी आवंटन था। काल्पनिक निवेशक एवं प्रपत्रों से भरे ट्रक। सेबी ने जब सहारा से 3 करोड़ निवेशकों की प्रामाणिक सूची मांगी तो सहारा ने क्या किया? सहारा ने 128 ट्रकों में प्रपत्र भरकर सेबी के मुंबई स्थित कार्यालय भेज दिए। उन प्रपत्रों में क्या था? कालावती, हरिद्वार, गौतम, मोती जैसे नाम, बिना किसी निश्चित पते या पहचान प्रमाण पत्र के। जब सेबी ने भौतिक सत्यापन करवाया तो ज्ञात हुआ कि जिन नामों पर हजारों रुपए अंकित थे वे व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं थे।
यह धन शोधन और अवैध धन को वैध बनाने का विशाल चक्रव्यूह था। अगस्त 2012 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया, सहारा 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज सहित सेबी के पास जमा करे ताकि सर्वसाधारण का धन लौटाया जा सके। सुब्रत रॉय को भ्रम था कि उनकी राजनीतिक पहुंच और अधिवक्ताओं का दल उच्चतम न्यायालय के आदेश को शिथिल कर देगा। उन्होंने समय मांगा, तिथियां परिवर्तित करवाई, परंतु धन जमा नहीं किया। 28 फरवरी 2014 न्याय का दिन, उच्चतम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कभी सहारा श्री को सलामी देती थी, उन्हें बंदी बनाने उनके लखनऊ स्थित सहारा शहर पहुंची। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब सुब्रत रॉय को प्रस्तुत किया गया तो एक आक्रोशित नागरिक ने उन पर काली स्याही फेंक दी। जो व्यक्ति कभी देश के शीर्ष राजनेताओं को अपने इशारों पर संचालित करता था, उसे उच्चतम न्यायालय ने तिहाड़ कारावास में प्रेषित कर दिया। कहां गया वह राजनीतिक संरक्षण? कहां गए वे राजनीतिक संरक्षक जो सहारा के मंचों पर आसीन होकर तालियां बजाते थे? एक भी राजनेता उन्हें बचाने नहीं आया। सुब्रत रॉय ने 2 वर्षों से अधिक समय तिहाड़ कारावास में व्यतीत किया। उन्हें कारावास के भीतर एक विशेष कक्ष दिया गया था जहां से वे अपनी एम्बी वैली और विदेशी परिसंपत्तियों यानी लंदन का ग्रोवेनर हाउस, न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल को विक्रय करने का प्रयास करते रहे ताकि जमानत हेतु 10,000 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की जा सके। अब सुब्रत रॉय तो कारावास में थे, परंतु धरातल पर क्या घटित हो रहा था, यहां से प्रारंभ होता है इस घटनाक्रम का सर्वाधिक दुखद अध्याय, साधारण नागरिकों का विनाश। सहारा ने केवल वित्तीय संस्थाओं को छलने का काम नहीं किया, सहारा ने भारत के निर्धनतम वर्ग को छला। रिक्शा चालक जिन्होंने पुत्री के विवाह हेतु 50,000 रुपए संचित किए थे, सेवानिवृत्त वृद्ध जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी सहारा की योजनाओं में लगा दी थी, लघु व्यापारी जो प्रतिदिन 20,000 रुपए प्रतिनिधि को सौंपते थे, प्रतिनिधि स्वयं पीड़ित जो दोषी बन गए। सहारा के लाखों प्रतिनिधि कोई कॉरपोरेट विशेषज्ञ नहीं थे, वे हमारे और आपके मध्य के साधारण जन थे, ग्राम के युवक, पड़ोसी, संबंधी। इन प्रतिनिधियों ने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर धन जमा करवाया था। जब सहारा ने भुगतान रोक दिया, लोगों को उनकी परिपक्वता राशि मिलना बंद हो गई। निवेशकों ने प्रतिनिधियों के घरों पर जाकर उन्हें प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक अपमान और धमकियों से व्यथित होकर सैकड़ों प्रतिनिधियों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए उस पिता की जिसने पुत्री के विवाह हेतु सहारा में धन संचित किया था। जब विवाह का अवसर आया तो कार्यालय पर ताला मिला। कितने परिवार नष्ट हो गए, कितने वृद्ध उपचार के अभाव में काल के कपाल में समा गए, कितनों ने विषपान कर लिया। इसका उत्तरदायी कौन है? राजनीतिक बिचौलिए। वो तो लाभ कमाकर पृथक हो गए, परंतु साधारण जनता आज भी आजीविका हेतु संघर्ष कर रही है। आज क्या स्थिति है? कहां है वह भव्य एम्बी वैली सिटी? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसे नीलाम करने का प्रयास किया, कोई क्रेता प्राप्त नहीं हुआ। आज वह स्थान जहां प्रवेश हेतु विशिष्ट जन लालायित रहते थे, वहां भूमि पर खरपतवार उग आई है। भवनों की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और आज वहां पशु चर रहे हैं। नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। वे अपने नाम पर लगे कलंक को धोए बिना और साधारण नागरिकों का धन पूर्णतः लौटाए बिना इस संसार से विदा हो गए। और वे 24,000 करोड़ रुपए आज भी सेबी सहारा खाते में अवरुद्ध है और वास्तविक निवेशकों को अपनी ही पूंजी प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। मित्रों, 4th पॉइंट न्यूज पर हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी जी के माध्यम से यह विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल अतीत के घाव को कुरेदना नहीं है। आज हमारा ध्येय उन नवोदित उद्यमियों को सचेत करना है जो आगामी भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला,
सत्ता से तटस्थता ही आपकी सुरक्षा है। राजनीति और व्यापार का मिलन प्रारंभ में अमृत तुल्य प्रतीत होता है, किंतु अंततः वह विष ही सिद्ध होता है। किसी एक राजनीतिक दल या राजनेता के प्रचारक मत बनिए। सत्ता परिवर्तित होगी तो प्रथम प्रहार आप पर ही होगा। प्रत्येक शासन के साथ नियमबद्ध होकर कार्य कीजिए, किंतु कानून की सीमा में रहकर। दूसरा, व्यवसायिक मॉडल उत्पाद पर आधारित हो, प्रभाव पर नहीं। जेपी समूह हो, रिलायंस, एडीए हो या सहारा, तीनों ने यह मान लिया था कि राजनीतिक प्रभाव उनकी प्रशासनिक कमियों को ढक लेगा। व्यवसायिक रणनीति के स्थान पर जब राजनीतिक मध्यस्थता मुख्य आधार बन जाती है तो संस्था का पतन सुनिश्चित है। तीसरा, वित्तीय अनुशासन एवं नियम पालन। आप सेबी, रिजर्व बैंक या कर अधिकारियों को भ्रमित नहीं कर सकते। अनुचित मार्ग से एकत्रित किया गया धन एक दिन आपको कारावास के द्वार पर खड़ा कर देगा। चौथा, सार्वजनिक धन पवित्र धरोहर है। साधारण जनता की पूंजी आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यदि आप जनता से धन एकत्र कर रहे हैं तो आपसे अधिक निष्ठावान कोई न्यासी नहीं होना चाहिए। और पांचवा, सुशासन के बिना संपत्ति एक पाश है। एमबी वैली का निर्माण कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसका पारदर्शी संचालन और वैधानिक वित्त पोषण मुख्य विषय है। संपत्ति तभी स्थायी रहती है जब उसके मूल में उत्तम कॉर्पोरेट सुशासन। आज फोर्थ पॉइंट न्यूज के इस मंच से हमारे प्रधान संपादक दीपक मैनी जी की लेखनी और शोध के जरिए बस एक ही प्रश्न है, आखिर कब तक साधारण भारतीय की कमाई राजनीतिक और व्यावसायिक भस्मासुरों की बलि चढ़ती रहेगी? अनिल अंबानी से लेकर सुब्रत रॉय तक यह इतिहास हमें स्मरण कराता है कि भव्य प्रासाद प्राय कच्ची नींव पर निर्मित होते हैं। जब राजनीति का शतरंज खेला जाता है तो बलि सदैव साधारण नागरिक की चढ़ती है। यदि आप एक नवोदित उद्यमी हैं तो सत्यनिष्ठा, कठोर परिश्रम और वैधानिक नियमों के पालन को अपना धर्म बनाइए। और यदि आप एक साधारण निवेशक हैं तो सदैव स्मरण रखिए, जो योजना आपको रातों रात धनवान बनाने का आश्वासन देती है वह बहुधा किसी अन्य को धनवान बनाने का षड्यंत्र होती है। ये थी सहारा श्री के उत्कर्ष और पतन की संपूर्ण गाथा हमारे मुख्य संपादक दीपक मैनी के स्टोरी संकलन से और मेरे यानी आयुषी गौड़ के प्रस्तुतिकरण के साथ। इस विषय पर आपकी क्या अवधारणा है? क्या आपने या आपके किसी संबंधी ने सहारा में अपनी पूंजी खोई थी? हमें नीचे टिप्पणी करके अवश्य बताइए। इस संदेश को प्रसारित कीजिए ताकि प्रत्येक नवोदित उद्यमी और साधारण निवेशक तक यह चेतावनी जरूर पहुंचे। देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Fourth Point.